Morning, students. Chapter number 6 of History: Weavers, Iron Smelters, and Factory Owners. ये हमारा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश टाइम में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में कि उसकी ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या सिचुएशन थी, उसको हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। ओके, किस तरह से इसकी डेवलपमेंट हुई, ये चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Okay, Indian textiles and the world market. 1757 बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई और इस बैटल में ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे अधिकार कर लिया और उसका भारत के बहुत सारे हिस्सों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा। 1757 से पहले वाली सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। Indian trade was at the top in the international market, especially its textile. Indian textile industry was dominating the international textile market, and Indian spices were very famous at this time. So, after conquering the Bengal, situation was totally changed. Before it, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो कितनी अच्छी क्वालिटी का हमारा जो टेक्सटाइल क्लोथ्स होते थे, इसकी क्वालिटी को अच्छे से जानने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो क्लोथ्स के कपड़े होते थे कितने अलग अलग क्वालिटी में जो होते थे, अलग अलग इनके नाम होते थे। डिफरेंट कंट्रीज में इसका ट्रेड होता था। एशिया की साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, पेनांग और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी इसका ट्रेड होता था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी, अब इन्होंने यूरोप से वो भी भारत में आनी शुरू हो गई भारतीय ट्रेड के लिए। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी फेमस थी, इस चीज को जानने के लिए उस समय की कुछ भारत का सबसे पहले अरेबियन कंट्रीज के साथ ट्रेड होता था। जैसे कि वहां पे इराक का इलाका था मोसुल। मोसुल में इंडियन क्लोथ्स जाते थे। मोसुल के नाम से इनका नाम मसलिन पड़ा। मसलिन, यहीं से ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम इंडियन क्लोथ्स को खरीदा। उसके बाद यूरोपियन कंपनीज भारत में ट्रेड के लिए आने लगी। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट यूरोपियन कंपनी थी जो भारत में आई, यूरोपियन कंट्री किस, पुर्तगीज जो थे, वास्को डेगामा 1498 में फर्स्ट टाइम भारत में आए और भारत के कालीकट, केरला की एक कोस्टल टाउन था कालीकट, वहां पे उतरे और वहां पे कुछ टाइम रहने के बाद उन्होंने भारत के क्लोथ्स और स्पाइसेस यहाँ से लेके गए। इनको नाम कालीकट की जगह से कैलिको दिया। उसके अलावा ये जो हमने एक ऑर्डर बुक देखी है, इसमें अदर डिफरेंट क्वालिटीज के क्लोथ्स के नाम मिलते हैं। चिंट्स, कॉसेक्स, जामदानी, बंदना, ये जो कपड़े हैं इंडियन टेक्सटाइल की डिफरेंट क्वालिटीज हैं, डिफरेंट नेम्स हैं। बंदना मीन्स हिंदी वर्ड है बांधना, टाई करना, तो ये हेड और नेक के लिए यूज किया जाता था ये क्लोथ। और इंडियन जो बिफोर द कॉलोनियल पीरियड इंडियन जो पोर्ट्स होते थे, मछलीपट्टनम, सूरत, यहाँ से ट्रेड होता था अदर कंट्रीज। तो इस तरह से डिफरेंट नेम्स हैं जो भारतीय क्लोथ की क्वालिटी।
Indian textiles in European markets. By the early 18th century, हम सबको पता है कि हमारी इंडियन जो टेक्सटाइल थी वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट कर रही थी। एंड दिस वाज द टाइम 18th सेंचुरी का, अर्ली 18th सेंचुरी का टाइम, ये यूरोपियन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का अभी शुरुआत ही थी, लेकिन भारतीय टेक्सटाइल इस समय टॉप पे थी। और इस चीज से परेशान होकर ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स जो थे उनको लगा कि अगर ऐसे ही इंडियन टेक्सटाइल जो है वो यूरोपियन मार्केट में, इंग्लैंड में आते रहेंगे तो हमारी इंडस्ट्री तो डेवलप ही नहीं कर पाएगी। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट के आगे प्रोटेस्ट किए, कोशिश की, सड़कों पे आए कि बैन किया जाए इंडियन टेक्सटाइल को इंग्लैंड में। जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेक्सटाइल को बैन करने के लिए न्यू एक्ट वहां पे शुरू कर दिया। इस एक्ट को कैलिको एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब वहां पे सिर्फ यूरोपियन ही प्रोडक्शन होती थी। पूरा कंपटीशन था ब्रिटिश गुड्स का इंडियन गुड्स के साथ। इस कंपटीशन में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए। स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग के लिए मशीन यूज होती थी, उसकी इन्वेंशन हुई। स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई। इस तरह से बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज भी भारत में है। डच, फ्रेंच और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज भारत में ट्रेड के लिए आई और भारत में ट्रेड करना शुरू किया। Who were the weavers? They belong to mainly specific communities, weaving communities होती थी, जैसे तांती वीवर्स बंगाल के, एंड जुलाहास, मोमिन्स नॉर्थ इंडिया के वीवर्स होते थे। सेल, काइकोलर, देवांग साउथ इंडिया की फेमस वीविंग कम्युनिटीज थी। सो इसमें जो स्पिनिंग थी, फर्स्ट स्टेज होती थी प्रोडक्शन की स्पिनिंग, जो कि मेनली विमेन्स के द्वारा चरखा और तकली को यूज करके की जाती थी। वीविंग का काम जो होता था स्पेशली मेंस के द्वारा होता था। मैन ही इस काम को करते थे। जब वीविंग हो जाती थी तो इनको कलर दिया जाता था क्लोथ्स को, जिसको डायर्स, कलर डाई करने वाले लोग डायर्स, जिनको रंगरेज के नाम से जाना जाता था। रंगरेज, दे वर द डायर्स। एंड स्पेशल ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक्स के द्वारा भी प्रिंट किया जाता था। ब्लॉक प्रिंटर्स को चिप्पी गार्ड्स के नाम से जाना जाता है। हैंडलूम, वीविंग एंड ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड मिलियंस ऑफ इंडियंस को रोजगार मिलता था। Decline of Indian textile. The development of cotton industries in Britain affected textile producers in India in several ways. पहला, अब जो था भारतीय टेक्सटाइल के लिए ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ कंपटीशन कंपटीशन बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट्स में। दूसरा, exporting textiles to England also became increasingly difficult. इंग्लैंड में इंडियन ट्रेडर्स को अपने क्लोथ्स को एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज इंपोज कर दी गई, बैन कर दिया गया कैलिको एक्ट की वजह से। और इस समय तक भारत में भी 1830s वाले टाइम तक भारत में भी ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया था। तो यहाँ पे भी जो प्रोड्यूसर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनको उनको भी पहले से ही एडवांसेस देके फोर्स किया जाता था कि जो भी रॉ मटेरियल है ओनली ब्रिटिशर्स को ही बेचें। तो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे अब उनको रॉ मटेरियल भी नहीं मिलता था प्रोडक्शन के लिए, और बहुत मुश्किल हो गया था इंडियन वीवर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए काम करना। जॉबलेस लोग हो गए बहुत ज्यादा। बहुत ही अब देखिए इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश गुड्स का आना, जो ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, तो मतलब कि बहुत मुश्किल हो गए। बहुत ही ज्यादा लोग जॉबलेस हो गए। इंडियन ट्रेड जो है खत्म होना शुरू हो गया। तभी तो 1930s में महात्मा गांधी ने
आंदोलन चलाया, स्वदेशी यूज करो। 1920-30 में भी स्वदेशी ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करना, प्रोड्यूसर्स के लिए, वीवर्स के लिए या स्पिनर्स जो हैं, ट्रायंगल जो 1931 में हमने अडॉप्ट किया, उसका तो जो फ्लैग भी था उसके भी सेंटर में ट्राई कलर भी चरखा एंड तकला चरखा होता था। कॉटन मिल्स कम अप टू इंडिया। सबसे पहली कॉटन मिल भारत में 1854 बॉम्बे में लगाई गई। इस समय अर्ली 19th सेंचुरी तक बॉम्बे जो था एक इम्पोर्टेंट पोर्ट बना कॉलोनियल टाइम में। यहाँ से इंडिया टू इंग्लैंड, चाइना एक्सपोर्ट किया जाता था टेक्सटाइल। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ही ब्लैक सॉइल होने की वजह से रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं थी कॉटन प्रोडक्शन में। 1900 तक 84 अदर मिल्स भी सेटअप की गई और के बाद अदर सिटीज में भी मिल्स लगी। अहमदाबाद 1861, कानपुर में एक साल के बाद जो है मिल्स लगी। अब न्यू मिल्स लगी तो यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पीसेंट्स, आर्टिसंस, एग्रीकल्चर्स को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला। लेकिन इंडियन इंडस्ट्री को फिर भी यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम था इंडियन इंडस्ट्री का। क्या प्रॉब्लम थी? कंपटीशन था इसका ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के साथ, क्योंकि अभी जस्ट न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी और ब्रिटिश इंडस्ट्री तो ऑलरेडी कितने साल पहले ब्रिटिश में डेवलप हो चुकी थी। ब्रिटिश इंडस्ट्री की चीप टेक्सटाइल के साथ कंपटीशन करना मुश्किल था, क्योंकि और जो इंडियन वर्कर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज भी लगाई हुई थी। बहुत मुश्किल था उनको ट्रेड करना। लेकिन सही मायने में जब इंडियन इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए जो टाइम मिला वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के पास ब्रिटिश गुड्स को वो अपने देश में, भारत में यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। दे वर हैविंग ओनली वन ऑप्शन, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। सेरिंगापट्टनम का वो बैटल, 1799 मैसूर का युद्ध, कैपिटल सेरिंगापट्टनम, बहुत सारे बैटल्स में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स को हराया और 1799 में युद्ध लड़ते लड़ते बट उनकी स्वॉर्ड इतनी अच्छी क्वालिटी के स्टील से बनी हुई थी, इसने सभी को अट्रैक्ट किया। वुड्स स्टील की ये स्वॉर्ड बनाई हुई थी। साउथ इंडिया में इस तरह की स्टील से जो स्वॉर्ड्स या अदर वेपन्स पूरे ऑल ओवर साउथ इंडिया में बनाए जाते हैं। इस चीज के लिए फ्रांसिस बुचानन मैसूर में आए इस चीज को स्टडी करने के लिए कि कैसे ये इस तरह की स्टील के वेपन्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे स्टडी करने के लिए यहाँ पे आए। बहुत सारी फर्नेसेस होती थी, चारकोल को आयरन के साथ मिक्स करके एक हीट के ऊपर इन फर्नेसेस स्टील बनाई जाती थी। सिर्फ भारत में ही नहीं, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में भी इसकी डिमांड थी। इस वुड्स स्टील के अलग अलग नाम होते थे, कन्नड़ में उक्कू, तेलुगु में हुक्कू और रुक्कू, तमिल एंड मलयालम स्टील ही नाम था इसका। इंडियन वुड्स एंड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट माइकल फ्राडे, जो कि फेमस साइंटिस्ट थे, डिस्कवरर थे। 4 years उसने यहाँ पे स्पेंड किए इस इंडियन वुड्स को जानने के लिए, स्टडी करने के लिए। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ये इंडस्ट्री कंप्लीटली खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्या रीजन था? इतनी अच्छी जो प्रोड्यूसर्स थे वुड स्टील बनाने वाले, उनका एंड हो गया। भारत में सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही बनाई हुई स्टील या आयरन की चीजें आती थी, तो भारतीय आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर्स जो थे उनको एंड कर दिया गया। प्लेस की किसने कर लिया? ब्रिटिशर्स ने। abundant furnaces in villages। शुरू में भारत में स्टील की प्रोडक्शन, वुड स्टील की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती थी भारत में। टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ये बात बड़ी कॉमन थी। बिहार, सेंट्रल इंडिया में ये जो थी, that used local deposits of used iron।
काफी ज्यादा इसकी प्रोडक्शन में क्या होता था, फर्नेसेस लगाई होती थी जिसमें किसी बकेट में या किसी चीज में आयरन को डाला जाता था, उसमें चारकोल भी डाली जाती थी और एक को बर्न किया जाता था हीट में आप देख सकते हो ये फर्नेस के अंदर ये भट्टी, नीचे आग जलाई जाती थी हाई टेम्परेचर। विलेज इन दी सेंट्रल इंडिया वेयर अगाड़ियास, अगाड़ियास क्या होते हैं, अ कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स। क्या इनका काम होता था, दे आर स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग। बाद में क्या हुआ, फेमिन्स आए, अकाल पड़ गया यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग थे उनका काम बंद हो गया, गांवों को छोड़ के और जगहों पे चले गए, अदर वर्क्स करने के लिए चले गए। तो दोबारा से इन्होंने अपनी फर्नेसेस जो थी काम कंटिन्यू नहीं किया। तो by the late 19th century craft of iron smelting was declined, फर्नेसेस डिसयूज हो गई, आयरन प्रोडक्शन थी वो डाउन हो गई। क्या रीजन थे इस आयरन प्रोडक्शन के डाउन होने के, वो हम आगे देखते हैं। पहला रीजन था न्यू फॉरेस्ट लॉस। हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में भी, फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट में लोगों की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब फॉरेस्ट में लोगों का जाना अलाउ नहीं था, तो अपनी चारकोल के लिए वुड कहाँ से अरेंज करेंगे, आयरन बनाने के लिए आयरन ओर पे कहाँ कैसे जाएंगे, बिकॉज आयरन ओर्स तो सिर्फ जंगलों में ही होती थी। तो इन वजह से उनकी प्रोडक्शन जो थी वो खत्म हो गई या डाउन हो गई। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो थे फॉरेस्ट में जाते थे, सीक्रेटली जाते थे, लेकिन ज्यादा समय तक उनका काम वो नहीं कर पाए। बेशक बाद में ब्रिटिशर्स ने कुछ फॉरेस्ट में लोगों को जाना अलाउ कर दिया, बट फॉर एंटरिंग द फॉरेस्ट दे हैव टू पे ह्यूज टैक्स। तो ऐसे में उनकी इनकम कम हो जाती थी। इस तरह से धीरे धीरे भारत में इंडियन आयरन की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई। अब भारत में इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश आयरन स्टील, इस तरह से एक अलग ही इंडस्ट्री आयरन and steel factories come up in India. Charles Weld, and American geologist, and Dorabji Tata, the eldest son of Jamshedji Tata, एक ऐसी जगह की खोज में छत्तीसगढ़ में घूम रहे थे कि जहां पे वो आयरन एंड स्टील का प्लांट लगा सके हमारे देश में। फाइनली एक जगह भी उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान कुछ लोगों को देखा with the baskets of iron ore, basket loads of iron ore। ये सब लोग अगाड़ियास थे। इन्होंने एक जगह बताई, कोई हिल, कि वहां पे आपको जो आयरन ओर जो है काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे मिलेगा। यही हिल्स, इसको राजहरा हिल्स के नाम से जाना जाता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर्स इन द वर्ल्ड। बट इस जगह पे भी आयरन एंड स्टील का प्लांट नहीं लगाया जा सकता था, बिकॉज दिस रीजन वॉज ड्राई एंड वाटर जो था, जो वाटर जहाँ पे चाहिए था फैक्ट्री चलाने के लिए, दैट वॉज नॉट अवेलेबल। तो इनको और फर्दर सर्च करने की जरूरत थी। तो नेक्स्ट सर्च में उन्होंने एक जगह मिली जहां पे वो लगा सकते थे। The Agarians helped in the discovery of the source of iron ore that would later supply the Bhilai steel plant. A few years later, a large area of forest was cleared in the banks of the river Subarnarekha to set up a factory and an industrial township, Jamshedpur. Here there was water near iron ore deposits. The Tata Iron and Steel Company, ISCO, that came up began producing steel in 1912। ISCO को यहाँ पे सेटअप किया गया। स्टार्टिंग में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, लेकिन उस समय तक जो भारत में आयरन स्टील आती थी ब्रिटेन से ही आती थी।
ब्रिटिशर्स को उतना ट्रस्ट नहीं था कि यहाँ पे भी उतनी अच्छी क्वालिटी की आयरन या स्टील को यूज किया जा सकता है, आयरन स्टील बनाया जा सकता है। स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर वन 1914 में, ऑटोमेटिकली इस वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में आयरन या स्टील जो ब्रिटेन से आती थी उसमें कमी आई, दैट वाज डिक्लाइंड। अभी उनकी आर्मी नीड्स के लिए रेलवे सेटअप करने के लिए ब्रिटिशर्स के पास एक ही ऑप्शन था, दैट वाज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वही ऑप्शन था। और ये जो समय था वर्ल्ड वॉर वन के 5 साल, इस समय पूरी तरह से पूरा देश और ब्रिटिश कंपनी जो थी वो टिस्को के ऊपर ही आयरन एंड स्टील के लिए डिपेंड रही। और उसके बाद से जो नेशनल मूवमेंट्स था और भी तेज हुआ, यही आवाज उठाई गई कि इंडियन गुड्स को यूज किया जाए। तो इस समय तक हमारी ये जो इंडस्ट्री थी सेटअप भी हो चुकी थी। तो इस तरह से वर्ल्ड वॉर की वजह से वर्ल्ड वॉर ने काफी हेल्प की इस इंडस्ट्री को सेटअप होने में। ओके, अभी तो काफी वर्ल्ड वॉर के बाद ये काफी स्ट्रॉन्ग जो है इंडस्ट्री बन चुकी है, टॉप इंडस्ट्री है हमारे देश की। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्री ओनर्स, दिस इज कंप्लीटेड। क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इसके। ओके, तो ये सब आपने करने हैं, जामदानी, वंदना, अकाडियास, ये फिलअप्स हैं। ऑल दीज यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स सो दैट रिवाइज। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक में करने हैं। और इफ एनी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज सेंड करके पूछ सकते हो। और इफ एनी प्रॉब्लम हम बाद में उसको डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो।